अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हम अपने अगले लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर हैं। जूरिस्प्रूडेंस का आज हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का जो उर्दू में मतलब बनता है वो है कानून साजी, यानी कानून बनाने का तरीका या कानून बनता कैसे है। आज जो हम अपने डिफरेंट जो कानून अपने सामने देखते हैं, एक बकायदा एक स्टैट्यूट की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में, एक बकायदा पूरी फॉर्म की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसको ये जानना भी जरूरी है कि ये बनते कैसे हैं, ये कानून साजी का अमल कैसे आता है, लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लेजिस्लेशन कितने किस्म की होती हैं, क्या इसके कोई फायदे या कोई नुकसानात हैं कि नहीं। हर मुल्क का एक अपना कानून साजी का एक अमल होता है जो कि वो अपने आइन की रोशनी में अपना कानून बनाते हैं। इस टॉपिक में हम इस चीज को नहीं कवर कर रहे कि आपके मुल्क में किस तरीके से कानून साजी होती है, बल्कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम इसको एक वाइडर सेंस के अंदर देखेंगे कि बेसिकली कानून साजी जो लेजिस्लेशन वर्ड हमारे सामने आता है, तो ये बेसिकली है क्या, लेजिस्लेशन कितने किस्म की होती हैं या हो सकती हैं, क्या इसके कोई फायदे या कोई नुकसानात भी हैं। इसकी डिटेल्स आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेजिस्लेशन के अंदर जो वर्ड लेजिस है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लॉ, और लैटम से वर्ड निकला है बाकी का जिसका मतलब है टू मेक, यानी कि लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाना। कोई भी कानून, जिस तरह आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी काफी कानून आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फैमिली एक्ट है, इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनी एक्ट है। इस तरह के तमाम जो हमारे सामने एक्ट्स नजर आते हैं, उन सारों को ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी एक प्रोसेस के तहत वो बनते हैं। उस प्रोसेस को जिसके तहत के कानून बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। It means the exercise of power and function of making laws and other rules binding for those for whom they are made। लफ्जी मायने के तौर पे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, वो ये है लेजिस्लेशन का मतलब पावर्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करना लॉ बनाने के लिए, और ऐसे कानून या असूल बनाना उन लोगों के लिए, उनको फॉलो करवाने के लिए कि वो लोग उस पे अमल करें। डेफिनेशन देखते हैं, लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पहली डेफिनेशन है जी वो यही है कि एक सोर्स ऑफ लॉ है, कि लॉ कहां से निकला। जिस तरह लॉ के हमने सोर्सेस पहले भी पढ़े थे, लेजिस्लेशन भी कानून का एक सोर्स है जिसमें इस चीज का एनालाइज किया जाता है कि एक स्टेट किस तरीके से कुछ लॉज बनाती है अपने लोगों के लिए, अवाम के लिए, ताकि वो लोग उस पे अमल करें। जैसा पाकिस्तान में कानून साज असेंबली है आपकी, जो कि कानून बनाती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। इस तरह एक सेकंड डेफिनेशन आती है जी, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेशन एक्ट। मौजूदा दौर, मॉडर्न दौर के मुताबिक ऐसा कोई लॉ नहीं होगा जो कि किसी लेजिस्लेशन एक्ट, एक कानून साजी के तहत ना बने। कोई भी लॉ ऐसा रैंडमली नहीं बनता है, कानून साजी के पूरे अमल के तहत बनता है। दो फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन होती हैं, एक है डायरेक्ट लेजिस्लेशन और एक है इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। लॉज का बनाना डायरेक्ट कानून साजी से, उसको डायरेक्ट लेजिस्लेशन कहते हैं। जबकि आप अपनी पावर किसी और को जब दे देते हैं, वो जो आपस में फिर लेजिस्लेशन करते हैं उसको इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन कहते हैं।
इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगा, आपकी असेंबली जो भी कानून पास करती है वो आपकी डायरेक्ट लेजिस्लेशन है, और इसी तरह आपकी गवर्नमेंट या आपका आइन, आपका जो कानून साज असेंबली है, वो अगर अपनी पावर फर्दर डेलीगेट कर दें तो वो जो कानून बनाएगी, वो पावर जिसको वो डेलीगेट की गई है, जिसको इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन होगी। छोटी सी एग्जांपल इसमें लेते हैं। कानून साज असेंबली एक आपके कानून बनाती है, असेंबली में वो बिल पेश होता है, वो बिल पास होता है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। कुछ बिल ऐसे होते हैं कि जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं आपकी असेंबली की जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे तमाम जो लॉज डायरेक्टली असेंबली के अंदर से एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू पास हो रहे हैं, ये सारी डायरेक्ट लेजिस्लेशन है। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन क्या होगी? अगर यही आपकी असेंबली या आपका कानून अपनी पावर फर्दर डेलीगेट कर दें इदारों को, जिस तरह म्यूनिसिपल इदारों को कर दी गई कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाए, यूनिवर्सिटीज को अपना चार्टर, अपने कानून, अपने रूल्स बनाने की पावर दे दी जाती है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो भी हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होंगे, वो आपने खुद बनाने। तो ये पावर उनको दे दी गई। जिस तरह हमारे कमिश्नर्स के पास डिप्टी कमिश्नर्स को भी पावर डेलीगेट कर दी जाती है। डिफरेंट इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उनको कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं कि आप अपने उस तरीके से जो बेहतर समझें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। तो इसका पावर जब किसी को दे दी जाती है तो उसको कहते हैं आप इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। सैलमन ने भी इसको इसी तरह जो है क्लासिफाई किया है। उसने जो डायरेक्ट लेजिस्लेशन है उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन कहा है, और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन है। डेफिनेशन से जैसा हमें पता लग रहा है कि ऐसी लेजिस्लेशन जो कि हाकिम की तरफ से, जैसा हमारी जो सुप्रीम पावर है स्टेट की, रियासत की, उसकी तरफ से आए, उसको आप सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं। जबकि ऐसी तमाम लेजिस्लेशंस जो कि आप आगे किसी को पावर डेलीगेट कर दें और अगर वो उसकी तरफ से आए, तो ऐसी तमाम की तमाम पावर को आप सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। इसको आप सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। आगे जी, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की डिफरेंट काइंड्स हैं। हम इन काइंड्स को देख लेते हैं। इसमें एक काइंड है कॉलोनियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, ऑटोनमस लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इन सब की आगे हम डिटेल्स देखते हैं कि ये तमाम लेजिस्लेशन क्या कहती हैं। कॉलोनियल लेजिस्लेशन, द पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड टू कॉलोनीज। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश दौर के अंदर डिफरेंट छोटी छोटी कॉलोनीज बन गई थी। जिस तरह क्राउन और किंग या क्वीन उस वक्त की फतह करते जाते थे, तो डिफरेंट कॉलोनीज छोटी छोटी बनाते चले जाते थे। तो उन कॉलोनीज को अपने कानून, अपने इलाके के कस्टम्स तक बनाने की एक इजाजत दी गई थी। वो ऐसी तमाम लेजिस्लेशन को हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहेंगे। जुडिशियल लेजिस्लेशन, जिस तरह कोर्ट्स को, जुडिशरी को अपनी रूल्स रेगुलेशंस बनाने की खुद से पावर दी गई भी है, लेकिन वो कुछ नया लॉ नहीं बना सकते।
लेकिन उनको अपने रूल्स और सारा कुछ बनाने की एक अलहदा से पावर दी गई हुई है, उसको आप जुडिशियल लेजिस्लेशन कहेंगे। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन ऐसी तमाम लेजिस्लेशन जो कि अथॉरिटीज को दे दी गई हैं, जिस तरह वापडा आईएसको हो गया, वासा हो गया, एसएनजीपीएल हो गया, आरडीए हो गया, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी तमाम इदारों को जो खुद साख्ता उनको फैसले करने का और पावर्स दे दी गई हैं, ऐसी तमाम लेजिस्लेशन जो वो अपने कंज्यूमर्स के लिए करेंगे उसको आप म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कहेंगे। ऑटोनमस लेजिस्लेशन क्या होगी? बाज का रियासत अलाउ कर देती है प्राइवेट पर्सन्स, जिस तरह की रेलवे कंपनीज हो गई, लिमिटेड कंपनीज हो गई, प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो गई, कि वो खुद से अपने कानून बना सकते हैं। तो ऐसी तमाम जो लेजिस्लेशन होगी जो इस इदारों की तरफ से अपनी खुद साख्ता तौर पे की जाएगी, जो कि प्राइवेट बॉडीज हैं, उसको ऑटोनमस लेजिस्लेशन कहेंगे। एग्जेक्टिव या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होगी? ऐसे तमाम लॉ जो कि किसी एग्जेक्टिव की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से या स्टेट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से किया जाए, उसको एग्जेक्टिव या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहेंगे। जिस तरह के आपके मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अगर कोई तालीम के हवाले से या किसी हवाले से कोई डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो उनको जो है हम एग्जेक्टिव की लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहेंगे। जिस तरह अमेरिका में जो एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट को कहा जाता है, वो भी इसी तरह कोई कानून पास करता है या कोई ऑर्डर्स पास करता है, तो वो भी उसकी एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। इसके मेरिट्स एडवांटेजेस देख लेते हैं। या कोई भी अगर लॉ बनता है, अगर आपकी असेंबली उसको पास कर रही है, तो वैसा चेंज नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता मासवाई सुप्रीम कोर्ट के। इट गिव्स स्टैट्यूज, ये कोडिफाइड फॉर्म में कानून देता है। स्टैट्यूज को कहते हैं जो कि एक फॉर्मल कानून साज असेंबली या उसके प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हुए जो पूरा कानून वजूद में आता है, उसको स्टैच्यू कहते हैं। ये बकायदा हमें कोडिफाइड फॉर्म के अंदर एक कानून देता है। ये एफिशिएंसी लाता है सिस्टम में। फॉर्मल एंड एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ न्यू रूल्स, फॉर्मल तरीके से नए कानून, नए रूल्स, उसकी वजाहत करता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एब्रोगेटिव, ये एक मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होता है, एब्रोगेट नहीं हो सकता। पुराने रूल्स को सिर्फ ये एब्रोगेट करता है, खत्म करता है। इसी तरह रूल्स फॉर फ्यूचर लिटिगेशन, के आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी कानून या रूल्स बनेंगे, उसको जो है वो बनाता है या उसकी निशानदेही करता है। नेचुरल जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको एक तसद्दी बचता है कि नहीं बिल्कुल हो रहा है। लॉ के अंदर की किसी में वीकनेस है, वजाहत नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करेगा, वाज़ेह होगा, ब्रीफ होगा और हर बंदे की पहुंच में होगा, यकसानियत पैदा करेगा, एक डेवलपमेंट वो लेकर आएगा एक सोसाइटी के अंदर, यकीनी लेकर आएगा। और हर लॉ जो बनता है उसके अंदर क्रिटिसिज्म और सेल्फ रिवीजन की भी एक ऑप्शन होती है। अगर लॉ बनने के बाद भी उसके ऊपर बहस होती रहती है, अगर कुछ ठीक ना लगे तो उसको चेंज किया जा सकता है। इसके कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि बाज़ औक़ात लॉ जो है वो हो सकता है कि बायस हो, पार्शियलिटी हो उसमें। जैसा अक्सर लॉज को आप देखेंगे तो वो फेवर गवर्नमेंट को या रियासत को ज्यादा कर रहे होते हैं।
कुछ स्टैचूज जो है वो मुकम्मल एग्जॉस्टिव नहीं होते, ये भी एक इसका इशू है, मुकम्मल नहीं होते, कहीं ना कहीं उसका लूज एंड रह जाता है। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट यानी कि अगर कोई कानून बनता है ना तो उसका इफेक्ट जिस तारीख से बनेगा वहां से होगा, इसका पीछे से इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि आप ऐसे नहीं है कह सकते कि कानून आज बना है और इसमें आज से 10 साल पहले भी जो सारे उसके जो चीजें हुई हैं वो उसको कवर करे, नहीं, ऐसे नहीं होता। न्यूमरस एंड कॉम्प्लिकेट स्टैचू, ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्टैचूज कवानीन बहुत ज्यादा हैं और बाज का एक आम बंदे की पहुंच या समझ से वो बाहर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं कहीं पे। और बाज का जो एक सेटल्ड एक्सपेक्टेशन होती है वो उससे थोड़ा सा हट भी सकते हैं कि जिस मकसद के लिए बनाया जाए हो सकता है वो अपने मकसद को मुकम्मल तौर पे अचीव ना कर पाए। अपने टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे जी। लेजिस्लेशन कानून साजी किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी कानून के बनने के लिए एक बहुत अहम जुज़्व है और ये किसी भी कानून के साजी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है और ये एक मेथड बताती है कि नया कानून किस तरह से बना जाए। आप सबका लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। काइंडली लेक्चर को आप गो थ्रू करें। अगर आपको लेक्चर के मुतालिक क्वेश्चंस हो तो काइंडली कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।